गुरु नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें वर्धापन दिवस पर आप सबका अभिनंदन और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जिस दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी उस समय मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था, छोटे से गांव में। और उस समय से लेकर के तो आज तक इस संगठन ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए आपका अभिनंदन। आज का जो विषय चर्चा का रखा हुआ है इस मौके पर, उसका ज्यादा तौर पर संबंध जो है वो चीन ने भारत के ऊपर जो अघोषित आक्रमण कर दिया है उसके संबंध में है और इसके कारण भविष्य में भारत चीन के संबंध किस प्रकार से होंगे। क्या हमें चीन पर विश्वास करना चाहिए? पुराने जमाने में जो एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या हम वो भाई भाई रह गए हैं या अब समय आ गया है उनको बाय बाय बोलने का? ये हमें विचार करना पड़ेगा, हमारी तरुण पीढ़ी को विचार करना पड़ेगा। और वर्तमान नेतृत्व जो हमें सिखा रहा है और जो इस राष्ट्र का शासन चला रहा है, उन्हें भी ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे से, हमारी पीढ़ी से कोई ऐसी प्रकार की गलती ना हो जाए जिसके दुष्परिणाम हमारे आने वाली तरुण पीढ़ियों को भोगना पड़ेंगे। और यही इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य होगा। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो तब हमारा राष्ट्रगीत नहीं था, जनगण मन ये राष्ट्रगान था ही नहीं। हमको भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे वहां। हम लोग अंग्रेजों का गुणगान गाया करते थे, वही हमको पढ़ाया जाता था। तो वो उस समय की शारीरिक गुलामी, राष्ट्रीय गुलामी, मानसिक गुलामी मैंने अनुभव की है, देखा है किस तरह से हम अंग्रेजों से डरते थे उस समय। आज इतने वर्षों के बाद वातावरण में परिवर्तन हुआ है और अब ये जिम्मेदारी आप पर आती है, आपकी पीढ़ी पर आती है कि फिर से हम पर कोई मानसिक गुलामी ना लाद दे। मानसिक गुलामी का अर्थ होता है आचरण की गुलामी, विद्या की गुलामी। हमारी जो मानसिकता है उसकी गुलामी ना डाल दे, ये आप पर निर्भर होता है। और इसलिए इन विषयों पर ही मैं आपसे बात करूंगा। ये वर्ष जो है 2020 का भारत के लिए बहुत कठिन परिस्थिति लाया है। फरवरी मार्च के महीने से कोरोना वायरस का जो महामारी जो है वो पूरे विश्व में फैली हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं। आज विश्व का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 5 लाख पर पहुंच रहा है। भारत में भी बहुत नुकसान हो रहा है। जहां तक मेरा सवाल है, जो अभ्यास है, आज सवेरे 10 बजे तक पूरे विश्व में करीब करीब आधे विश्व की जनसंख्या वो कोरोना से ग्रसित है। और ये क्यों हुआ? ये हुआ चीन में वुहान नामक जो शहर है, वहां पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जीवाणु युद्ध, उस युद्ध पद्धति का मैं संचालक था दिल्ली में जब मैं काम करता था। केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, ये युद्ध के अनेक प्रकार हैं कि आप शत्रु को आप विभिन्न तरीकों से कैसे मार सकते हैं, उनकी तबाही कैसे कर सकते हैं। ये मेरा विषय था, मैं इसका अध्यक्ष था उनकी बात में। वुहान में एक प्रयोगशाला है। विश्व में करीब करीब 12 राष्ट्र ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर पर रिसर्च कर रहे हैं। और उस प्रयोगशाला में
रिसर्च के समय या तो कोई कोइंसिडेंटल लीक हो गया, जैसा आप खाना बनाते हैं, गैस पर आप प्रेशर कुकर रखते हैं, प्रेशर कुकर में जब स्टीम पैदा होता है तो उसमें से भाप बाहर निकलती है, उसकी 3 सीटियां बजती हैं और तब लोग बोलते हैं अभी खाना बन गया है या चावल पक गया है, दाल पक गई। यदि उस भाप को हमने संयुक्त एक विशेष तरीके से बाहर निकलने नहीं दिया तो स्टोव बस्ट हो जाता है, प्रेशर कुकर बस्ट हो जाता है और उस क्षेत्र के आसपास जितने भी लोग होंगे उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसको हम बोलते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म। ठीक यही बात प्रयोगशालाओं में भी होती है, वहां प्रयोग करते हैं लोग और उस प्रयोग के दौरान में हो सकता है कि कोई एक्सीडेंटल लीक हुआ होगा, कोई इंसिडेंटल लीक हुआ होगा या हो सकता है कोई प्रयोगात्मक लीक किया होगा और वो चीन से शुरू हुआ है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो है पूरे विश्व पर पड़ रहा है और इसीलिए लोग उसे वुहान वायरस बोलते हैं, कोरोना वायरस बोलते हैं, चाइना वायरस बोलते हैं और इसके कारण पूरे विश्व में चीन के प्रति बहुत रोष है, गुस्सा बहुत है। लोग बदला लेने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्र एकत्र होकर के चीन को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। चीन को सबक सिखाना यानी उनके लोगों को नहीं, उनका क्या कसूर है, लेकिन चीन के जो सत्ताधारी लोग हैं, चीन की जो गवर्नमेंट है, चीन के जो साइंटिस्ट हैं, चीन की जो सेना है, उनको सबक सिखाना। इस जीवाणु युद्ध के लिए परीक्षण की आवश्यकता क्या थी आपके पास? और ये किसको मारने के लिए आप कर रहे थे? पूरे विश्व में ना तो एक गोली चली है, ना एक बॉम्ब फटा है, ना कोई अणुबम गिरा हुआ है, लेकिन लाखों 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 लोग मारे गए हैं और ये मरते जाएंगे अभी, ये बंद नहीं होने वाला है, ये चलता रहेगा और इसके दुष्परिणाम भारत पर भी पड़े हैं, भारत की तरुण पीढ़ी पर भी पड़े हैं। दूसरा संकट भारत पर आया जब हमारे पश्चिमी किनारे पर एक बड़ा भारी तूफान आया, साइक्लोन, तबाही कर गया वो, केरल से लेकर के तो गुजरात तक। अभी 2 महीने पहले की बात है और मई के महीने में चीन की सेना ने लद्दाख क्षेत्र में और सिक्किम के नकुला क्षेत्र में अघोषित आक्रमणकारी कार्रवाई करने की शुरुआत की। वो इसे आक्रमण नहीं कहते हैं कि हमने भारत की सेना पर या भारत की सीमा पर आक्रमण किया, लेकिन जब आपके सैनिक शस्त्र लेकर के हमारी सीमा में आते हैं तो हमारे लिए वो आक्रमण ही हुआ ना। आप कोई पिकनिक के लिए तो वहां नहीं आए थे। आप बोलते हैं कि हम शस्त्र लेकर के तब नहीं आए थे। शस्त्र लेकर के आप तब नहीं आए होंगे, लेकिन शस्त्रों को आपने पीछे छुपा कर रखा था। आपके टैंक, आपके हेलीकॉप्टर्स, आपके हवाई जहाज, आपकी गन और आपके तकरीबन 1.5-2 लाख सैनिक ये पूरे उस लद्दाख क्षेत्र में भरे हुए पड़े थे और अचानक आपने जो लद्दाख का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं पांगसो लेक, PANG, पांग जो है पंगसाओ उसका नाम है, TSO, सो मीन्स लेक, चू माने नाला और ला माने पास, ये चीनी शब्द हैं। पंगसाओ झील के पास में उन्होंने अंदर आने की कोशिश की और बहुत बड़ी झील है वो, उस ऊंचाई पर उसका 2/3 भाग चीन में है, 1/3 भाग भारत में है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, यदि आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी तो उसके आखिरी शूटिंग जो है वहीं पर हुई थी। ये वो क्षेत्र है। उसी से लगा हुआ उत्तर की तरफ एक क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं गलवान क्षेत्र। गलवान नाम का एक व्यक्ति था, मुस्लिम, श्रीनगर में रहने वाला था, कश्मीर का, और वो उस रास्ते से तत्कालीन भारत में जाया करता था व्यापार के लिए, इसलिए उस नदी का नाम गलवान नदी, गलवान घाटी पड़ गया। वो मोहम्मद गलवान उसका नाम था। उसी के आगे उत्तर की तरफ यदि हम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दाएं तरफ आता है पंगसाउ लेक, बाएं हाथ पर आता है गलवान और उसके और बाएं उत्तर की तरफ
आता है दौलत बेग ओल्डी। कभी ये नक्शे में आप देखिए, आपको दिखेगा ये सब, दौलत बेग ओल्डी। ये दौलत बेग जो व्यक्ति था, ये भी जब महाराजा रणजीत सिंह शासन करते थे, उनका एक सूबेदार हुआ करता था, और ये उस रास्ते से समरकंद यारकंद तक जाता था। और उस ऊंचाई पर, ये 16,600 फुट पर ऊंचाई पर है, वहां इसने एक जगह बनाई थी, छोटा सा किला, जहां वो रहता था। यो ने उसके साथी भी लोग रहते थे, और उसका नाम तब से दौलत बेग ओल्डी पड़ गया। ये महत्वपूर्ण जगह है, भारत के कब्जे में है वो, हमारी भारतीय क्षेत्र में है वो। और उसके और भी आप उत्तर की तरफ जाएंगे, बाएं हाथ की तरफ जाएंगे, तो वहाँ एक काराकोरम पास आता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, और काराकोरम पास उसको बोलते हैं। जैसे अगर हम पूना से बंबई जाते हैं, तो लोनावला खंडाला का जो घाट होता है, उससे उतरने के बाद फिर हम न्यू बॉम्बे की तरफ, वाघोली की तरफ या खोपोली की तरफ जाते हैं। उसी तरह से दौलत बेग ओल्डी से 14 किलोमीटर उत्तर में काराकोरम पास शुरू होता है। और उस पास से यदि आप नीचे उतरेंगे, तो चीन से पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो रास्ता है, जिसको बोलते हैं काराकोरम हाईवे, उस रास्ते पर आप पहुंच जाएंगे। और उसी रास्ते से आगे अगर आप जाएंगे, तो सियाचिन ग्लेशियर, जहां हमारी भारतीय सेनाएं बैठी हुई हैं, वो क्षेत्र आता है। और उसी क्षेत्र से थोड़ा अगर आप और भी पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो कारगिल क्षेत्र, जहां पर युद्ध हुआ था, वो क्षेत्र आता है। और ये रास्ता इनके पीछे से जा रहा है पाकिस्तान में, और वो रास्ता फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में जाता है। और उसी क्षेत्र से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन बना रहा है पाकिस्तान में, $80 बिलियन खर्च करके, वो रास्ता वहां से निकलता है। वो रास्ता फिर रावलपिंडी के उत्तर से होता हुआ बलूचिस्तान प्रांत से निकल के वो समुद्र सतह पर जाता है, और ग्वादार नाम की एक जगह है, वहां चीन एक बंदरगाह बना रहा है। और इसलिए ये पूरा जो क्षेत्र है, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, काराकोरम पास, सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, POK, ये चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस क्षेत्र का इस्तेमाल भारत ने बंद कर दिया, तो चीन को बहुत कष्ट उठाना पड़ेंगे। ये उनका क्षेत्र नहीं है। जिस क्षेत्र से रास्ता बना रहे हैं, ये चीन का क्षेत्र नहीं है, ये भारत के POK का क्षेत्र है। 1963 में जब युद्ध के बाद, भारत चीन का जब युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट पर क्षेत्र जो है वो चीन के पास दे दिया है। जैसे अपनी कोई जमीन गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं, इस तरह से 1963 में जमीन किसकी है? भारत की है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, और वो क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। और वो क्षेत्र छोटा क्षेत्र नहीं है, वो 4,868 किलोमीटर क्षेत्र है, और वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और भारत उसके ऊपर मांग कर रहा है। ये सब वास्तविकताएं लोगों को पता नहीं है, और इसलिए चीन का जो क्षेत्र है, अक्साई चीन जिसको हम बोलते हैं, उस क्षेत्र से पूरे मार्ग बन रहे हैं। ये चीन के लिए आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से और युद्धात्मक रूप से एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं अगर करने दिया भारत ने, तो चीन को समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए हिंद महासागर के माध्यम से, जहां से उनका व्यापार अभी होता है, 9,000 किलोमीटर जाना पड़ता है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान से यदि तेल लेकर के उनका पोत निकलता है, तो उसे समुद्री मार्ग से 9,000 किलोमीटर की दूरी पास करके फिर शंघाई या बीजिंग पहुंचता है वो। लेकिन वही चीज तुम्ही बसा एकदा, हे करताना मला त्रास होतोय। लेकिन वही चीज यदि ग्वादार बंदरगाह से जाता है, तो वो जो है वो केवल 3,000 किलोमीटर दूरी पर आ जाता है। और उस रास्ते से चीन जो है अभी
रोड बनाया है, वहाँ से रेलवे लाइन बनाएंगे, वहाँ से पेट्रोलियम लाइन बनाएंगे, वहाँ से दूसरी भी लाइन, गैस लाइन बनाएंगे, और इसलिए उन्हें भारत से ऐसा लगता है खतरा हो जाएगा। और ये उस क्षेत्र से जा रहा है जो जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो भारत का है। इन कारणों से चीन को ऐसा लगा कि जब भारत एक तरफ कोरोना युद्ध में लगा हुआ है, एक तरफ समुद्री तूफान आ गया है, और भी प्रॉब्लम भारत के ऊपर, एक टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था अभी 1 महीना पहले। ये जो लोकस आता है, ये अफ्रीका से निकलता है, वो टिड्डियां होती हैं छोटी छोटी छोटी, और वो अफ्रीका के जंगल को साफ करते करते ईरान ओमान के रास्ते से पाकिस्तान में आता है, और पाकिस्तान को सफाई करके फिर राजस्थान से आकर के उत्तर प्रदेश तक जाता है। और जिस जगह, जिस खेत में, जिस वृक्ष पर वो टिड्डी दल 5 मिनट बैठ जाता है तो वो तबाह हो जाता है। इन तमाम परिस्थितियों का जब भारत मुकाबला कर रहा था, उस समय चीन ने गलवान क्षेत्र में, पंगसाउ क्षेत्र में, डेमचोक, ये तमाम क्षेत्र लद्दाख में हैं, वहां उनकी सेना ने अतिक्रमण कर दिया। सिक्किम में भी उन्होंने यही कार्रवाई की, लेकिन वहां उनको सफलता नहीं मिली। ये होता क्यों है? ये होता है कि चीन के युद्ध के बाद जो क्षेत्र चीन ने लद्दाख क्षेत्र में जो कब्जे में कर लिया है, उसे वो बोलते हैं अक्साई चिन। हम लोग भी उसको अक्साई चिन बोलते हैं। हमारी सीमा वहां थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो भारत का क्षेत्र वहां तक था, आज भी है। और वो क्षेत्र जो है तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो चीन के कब्जे में है। लेकिन चीन को जो जमीन की भूख जो होती है वो खा रही है, उनको और भी जमीन चाहिए। चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। सिंकियांग नाम का जो प्रोविंस है, काराकोरम पास से करीब करीब 75 किलोमीटर उत्तर में, वहां उइघर समाज के लोग रहते हैं। वहां मुस्लिम समाज है वहां पर, और ये उइघर जो हैं वे तुर्किस्तान के लोग रहने वाले हैं, मुस्लिम संप्रदाय के। उनके ऊपर अत्याचार करके चीन ने उन पर भी कब्जा कर लिया। और चीन को ये डर लगता है कि यदि सिंकियांग नाम का जो प्रांत है उनका, जैसे अपना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसा सिंकियांग उनका प्रोविंस है, तिब्बत उनका प्रोविंस है, बाकी भी प्रोविंस हैं। सिंकियांग और तिब्बत यदि चीन के हाथ से निकल जाएंगे तो आधा चीन खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा भूभाग है वो। और इसलिए भारत ही एकमेव शक्ति है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। ये वास्तविकता चीन को मालूम है। ये वास्तविकता दुनिया के बड़े बड़े देशों ने चीन को बताई है कि आप भारत से कभी शत्रुता मत लीजिए, आपका सामना करने के लिए भारत सक्षम है। और इसलिए बार बार चीन हमारे ऊपर आक्रामक कार्रवाई करता रहता है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये वास्तविकता मालूम नहीं है। और लोग बोलते होंगे, अरे हम चीन से क्यों झगड़ते रहते हैं, हमको उनकी जगह जाते हैं क्या कभी? भारत पूरे विश्व में एकमेव राष्ट्र ऐसा है जिसने कभी किसी के ऊपर शस्त्र का आक्रमण नहीं किया। हमारी सेनाएं, जो 5,000 वर्ष का हमारा इतिहास है, कभी भी हमने फौजें भेज करके आक्रमण नहीं किया किसी के ऊपर। जबकि उल्टा हम पर अलेक्जेंडर, उसके बाद में मंगोल आए, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, फिर पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, तमाम ने हम पर आक्रमण किया है। हमारे जो लोग बाहर गए हैं वो गौतम बुद्ध तरीके धर्म का प्रचार करने वाले लोग बाहर गए। तो हमारी आक्रामक वृत्ति नहीं है, ये हमारे डीएनए में ही नहीं आता है बात। और चीन इसका फायदा उठाता है। चीन इसका फायदा उठाता है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए गलवान ने, जब चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब मेरा प्रशिक्षण चल रहा था इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में। मैंने बीकॉम की परीक्षा पास करने के बाद में एमकॉम में पढ़ रहा था, और तब मेरा सिलेक्शन हुआ था आर्मी में। और जब प्रशिक्षण खत्म होने को था, तब मेरी नियुक्ति हुई थी उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं।
युद्ध 19 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ और मैं 11 जनवरी को वहां गया था। तरुण व्यक्ति था, मुश्किल से 22.5 साल मेरी उम्र थी। और हमारा काम क्या था कि उस युद्ध में जो हमारे सैनिक मारे गए थे, उनके शवों को ढूंढना, क्योंकि युद्ध जब समाप्त होने को आया तब बर्फ गिरने लगा था और सैनिकों की जो डेड बॉडी थी वो बर्फ में दब गई थी और बर्फ में उनको ढूंढ नहीं सकते हम। इसलिए मार्च तक के महीने तक हमको ठहरना पड़ा और जब बर्फ पिघलना शुरू किया तब वो हम डेड बॉडी निकालते थे उनकी। वो काल देखा है मैंने, अनुभव किया है मैंने, इसलिए मुझे युद्ध के बारे में पूरा पता है। और फिर मैं स्वयं उसी क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी बना सेना का। पूरी चीन का बॉर्डर का जो संरक्षण था वो मेरे पास था। अभी जो गलवान में जो अतिक्रमण किया है, ये क्यों किया? जैसा मैंने आपको बताया कि 21 फरवरी 2019 में चीन के राष्ट्रपति ने घोषणा की है अधिकृत रूप से, शी जिनपिंग जिनको बोलते हैं, कि 2021 तक चीन अपनी एक एक इंच जमीन वापस ले लेगा। ये उन्होंने वहां ऑफिशियली घोषणा की है। और शी जिनपिंग जो हैं वो चीन के राष्ट्रपति हैं, चीन की सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं वो हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष वो हैं। तो पूरी सत्ता जो है जैसे एक डिक्टेटर के हाथ में होती है वो उनके हाथ में है। चीन की जो सेना है इसको हम बोलते हैं PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये जो सेना है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण के लिए युद्ध करती है। भारतीय जो सेना है ये भारत माता के संरक्षण के लिए रक्षा करती है। हम अपनी भूमि को मातृभूमि बोलते हैं, मातृ वतन बोलते हैं। तो दोनों राष्ट्रों की जो सेनाएं हैं उनकी मानसिकता में फर्क है। तो PLA जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में काम करती है। जो पार्टी का नेतृत्व कहेगा वही वो काम करते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम भारत की सरकार के लिए काम करते हैं, या वो किसी भी पार्टी के हो। ये एक महत्वपूर्ण जो फर्क है ये आपको समझना चाहिए इसमें। और इसलिए जब चीन को ये बताया गया कि भारत आपके खड़ा होने वाला एकमेव राष्ट्र इस पूरे एशिया में है, दूसरा कोई राष्ट्र जो है वो चीन के सामने छाती तान कर खड़ा नहीं हो सकता। क्षेत्र छोटा है, उनकी संख्या छोटी है, उनकी सेनाएं छोटी हैं और इर्द गिर्द चीन के इर्द गिर्द 18 राष्ट्र हैं, 18 कंट्रीज। उन तमाम का झगड़ा चीन के साथ सीमा विवाद पर है। 18 राष्ट्र हैं उन लोग, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, भूटान, ब्रह्मदेश, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ताइवान, जापान, मंगोलिया और रशिया। इन तमाम राष्ट्रों के साथ चीन का झगड़ा है जमीन के ऊपर से। चीन ने इन तमाम राष्ट्रों की जमीन कब्जे में ले ली है। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, जो दुनिया का सबसे विश्व शक्ति थी अमेरिका के बाद, उनकी भी 1,67,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने अपने कब्जे में कर ली है। और अभी वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो अभी पिछले महीने में ही, केवल पिछले महीने में 3 हफ्ते पहले, चीन ने एक मांग की है कि रशिया का जो व्लादिवोस्तोक नाम का जो शहर है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वो शहर चीन का है और चीन उसे लेगा। ये जो चीन की विस्तारवादी आक्रामक नीति है उसका प्रभाव जो है तमाम राष्ट्रों पर पड़ रहा है और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए जो 15 तारीख को गलवान में चीन और भारतीय सेना के बीच में झड़प हुई, हमारे वीर जवानों ने, हमारे अधिकारी ने अपने प्राण का बलिदान देकर के उस जगह की रक्षा की। चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया, चीन की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये चीन जो है
उनके कितने लोग मारे गए ये कभी नहीं बताएगा। पूरे विश्व में 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो कभी ये नहीं बताते किसी को कि उनके कितने लोग मारे गए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। और ये कभी नहीं बताएगा कि आगे वाले 5-6 साल तक नहीं बताएंगे ये। चीन के करीब-करीब 58 लोग 58 लोग मारे गए उस दिन, और उसके बाद कितने मारे गए उसका कोई हिसाब नहीं है अपने पास। हमारे लोगों ने मारा बगैर शस्त्र का इस्तेमाल किए, कोई शस्त्र इस्तेमाल नहीं किया हमने। जबकि हमारे सैनिकों के खिलाफ उन्होंने जो बगनिका होता है, उन्होंने दूसरे जो शस्त्र, बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, लेकिन दूसरे प्रकार से आक्रमण किया, विश्वासघात किया। मैं 10 साल तक चीन जाता था बातचीत करने के लिए, नियंत्रण रेखा के बारे में और सीमा विवाद के बारे में। भारतीय प्रतिनिधि का मंडल का हमने काम किया है 10 साल तक। हर 3 महीने में वो यहाँ आते थे, हिंदुस्तान दिल्ली हम लोग जाते थे वहाँ बात करने के लिए। चीन ने आज तक 1993 से लेकर के तो 2017 तक भारत और चीन के बीच में 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट था, वो था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जो 1993 में मैंने खुद उस पे ड्राफ्टिंग पे काम किया था। चीन ने एक भी एग्रीमेंट को नहीं माना है, अवहेलना की उसकी। चीन जो है ये सबसे बड़ा विश्वासघाती राष्ट्र है। लोग नहीं होंगे, उनकी राष्ट्रीय मानसिकता है ये विश्वासघात करने की है। आज भी पूरे विश्व में चीन का एक भी मित्र राष्ट्र नहीं है। नॉट वन कंट्री इज अ फ्रेंड टू चाइना, नॉट वन। पाकिस्तान भी जो है, इसको बोलते हैं चीन, कि पाकिस्तान चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है और शक्कर से ज्यादा मीठी है। झूठ बोलते हैं वो। मैंने उनसे कई बार पूछा, क्या पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्या हो गया आपको? वो इतनी बुरी गाली देते हैं पाकिस्तान को, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, मेरी उम्र नहीं है बोलने की। इतनी भद्दी गालियां देते हैं उनको। तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर आप ये सब क्यों बोलते हैं? हिमालय से ज्यादा ऊंची आपकी मित्रता है, समुद्र से ज्यादा गहरी मित्रता है, शक्कर से ज्यादा मीठी आपकी मित्रता है। एक तरफ आप गाली देते हो, दूसरी तरफ जो आप ये बात करते हो। बोले नहीं, गाली तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारी उनके बारे में क्या मानसिकता है। चीन जो है, उनके अधिकारी जो हैं जिनसे मैंने बात की, वो बोलते हैं पाकिस्तानी लोग, माने उनका शासन, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के लोग नहीं, ये अपने बाप को भी बेच देंगे। ये चीन के अधिकारियों ने मुझे बताया कई बार। और वो बोलते हैं तो बंधुआ मजदूर है, उनका रिमोट हमारे हाथ में है। जिससे बंधुआ मजदूर है, चीन ने आधा पाकिस्तान कर्ज देकर के खरीद लिया है, जमीन गिरवी रख दी है पूरे पाकिस्तान की। बलूचिस्तान जो है वो चीन से हाथ में जाएगा, इसलिए बलूचिस्तान के लोग अब वहां विद्रोह करने लगे हैं। पाकिस्तान अधिकृत, मैंने आपको बताया, कश्मीर जो है उसका 4,800 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र उन्होंने दे दिया भारत की जमीन को। पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करते वो, लेकिन पाकिस्तान चीन के साथ बना रहता है ताकि भारत के विरोध में वो खड़ा हो सके। और दूसरा राष्ट्र जो है वो है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये चीन से लगा हुआ है और वहां का तानाशाह एक तरुण व्यक्ति है भी, अणुबम उन्होंने बना लेकर थी। और चीन को ये डर लगता है कि पता नहीं किस दिन वो उनको अपना अंगूठी दिखा देगा। केवल यही 2 राष्ट्र हैं जो चीन बोलता है हमारे मित्र हैं। दुनिया में कोई भी राष्ट्र है, एक भी राष्ट्र चीन का मित्र नहीं है। ये वास्तविकता हमें ध्यान में रखना पड़ेगी। और चीन के इर्द गिर्द जितने भी राष्ट्र हैं, 18 राष्ट्र जिनका मैंने आपको नाम बताया, उन राष्ट्रों से चीन की शत्रुता है जमीन के ऊपर से। अभी जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन समुद्र जो है, उस पर चीन अपना कब्जा कर रहा है। वहां वो आइलैंड बना रहा है, जमीन बना रहा है, क्योंकि उस पूरे समुद्र क्षेत्र में तेल, कॉपर, ऐसे खनिज पदार्थ मिलने की संभावना है। और इसलिए
चीन जो है उन क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। इसी तरह से सिंकियांग, तिब्बत और जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ हैं। वहाँ यूरेनियम है, गोल्ड भी है, कॉपर है, तांबा, माइका, एस्बेस्टास, और इन तमाम का उपयोग जो है चीन को अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए करना पड़ेगा। इसलिए वो ज़मीन उनको चाहिए और उसको निकालने के लिए बड़ी-बड़ी मशीन ले जाना पड़ेगी, उनको समुद्र मार्ग तक ले जाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान की ज़मीन उनको चाहिए और इसीलिए नेपाल की ज़मीन उनको चाहिए, भूटान की ज़मीन उनको चाहिए और अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन उनको चाहिए, ताकि वो बांग्लादेश के माध्यम से समुद्र में पहुँचे, भूटान के माध्यम से वो बांग्लादेश से समुद्र पर पहुँचे चिटगांव में, और नेपाल के माध्यम से वो कलकत्ता बंदरगाह तक पहुंचे। ये उनका दूरगामी एक दृष्टिकोण है। बड़े राष्ट्रों को ये समझना पड़ता है। दुर्भाग्य से भारत में हमारा ऐसा कुछ बन गया है साहब कि हम केवल 5 साल की बात करते हैं। कौन सा पक्ष सत्ता में आएगा, मुझे कौन सी मिनिस्ट्री का पद मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में मरूंगा, कितने पैसे मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे को कितना करूंगा, हम इसमें ही लगे रहते हैं। राष्ट्र की बात हम नहीं सोचते। अब वर्तमान में 2014 के बाद थोड़ा परिवर्तन आया है, जो पार्टियां काम कर रही है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता आपको बता रहा हूं। अब थोड़ी राष्ट्रीयता की भावना हमारे बीच में आ रही है। समय लगेगा। एक और बात आप ध्यान में रखिए कि जब हम छोटे थे, जब हमको स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, चीन को स्वतंत्रता मिली 1949 में, 2 साल बाद। फिर चीन इतना आगे क्यों बढ़ गया? क्या ऐसी बात हुई है? उनका एकमात्र उद्देश्य था कि जो उन्नति दूसरे राष्ट्रों ने की, वो चीन ने भी करना चाहिए। जबकि हमारे लोगों को जानबूझकर सत्ता पक्ष ने, जिस पक्ष ने भी, राजनीतिक पक्ष ने हम पर राज्य किया है, हमको बंधुआ मजदूर की तरह रखा। आपको फ्री खाना देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री राशन देंगे, सब कुछ फ्री देंगे, आपको हम अकर्मण्य बना देंगे, आप केवल 5 साल में हमें वोट दीजिए। बंधुआ मजदूर बना दिया है, हमारी मानसिकता पर आघात कर दिया गया है। और आज तरुण सब लोग बोलते हैं हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें इतने तक का रिजर्वेशन चाहिए, हमें बिजली मुफ्त दे दो, पानी मुफ्त दे दो, सब कुछ हराम का मुफ्त दे दो हमको, हम खा के बैठेंगे और आपको गालियां देंगे। ये मानसिकता उन लोगों ने भर दी हमारे ऊपर। और दूसरा जो है, एक और हमारे मानसिकता भर दी है, वो है चीन बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, आर्थिक शक्ति है, औद्योगिक शक्ति है। चीन की सेना बहुत बड़ी है। चीन को हमने एक भस्मासुर बना दिया है, महिषासुर बना दिया है। और इसमें सहयोग किसने दिया? शासन पद्धति में कम्युनिस्ट पार्टियों ने ये बात फैला दी है। आज आप गांव में जाइए, एक छोटे बच्चे से पूछिए, वो बता नहीं, चीन बहुत खतरनाक राष्ट्र है। क्या है वास्तविकता? हम लोग क्या बिल्कुल निकम्मे बैठे हैं क्या? हमें कोई योग्यता नहीं है? जो आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और एक तरफ हमको ये बताया गया पिछले 60 साल तक, चीन बड़ा है, चीन बड़ा है, चीन बड़ा है। ये बड़े होने की मानसिकता घातक जो है हमारे तरुण पीढ़ी में आ गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से लोगों में जानकारी दें कि आप इतने कमजोर नहीं हैं जितना आपको बताया जाता है। और ये हमारे लोगों ने ही हमारे साथ मक्कारी की है, विश्वासघात किया है। और इसलिए चीन हमारी इन कमजोरियों का फायदा ले रहा है। चीन ने 1964 में नागालैंड में विद्रोह करवा दिया भारत के खिलाफ। तब मैं तरुण अधिकारी था, मैं गया वहां पर, विद्रोह हो गया था। उन्होंने पार्लियामेंट वहां बना दी, उनका राष्ट्रपति बना दिया, उनकी सेना बना दी, सब कुछ। उन्होंने बोला हम भारत में रहेंगे। आज वही नागालैंड हमारे पास है। उन्होंने उनको शस्त्र दिए, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। ये नागालैंड के जो विद्रोही लोग थे, माओ अंगामी वगैरह, ये ब्रह्मदेश के मार्ग से चीन का यूनान प्रोविंस है, वहां ही जाते थे और वहां प्रशिक्षण लेकर के, पैसा, बंदूक लेकर के आते थे। दूसरा है मिजोरम नाम का एक राज्य जो है, उसे पाकिस्तान के माध्यम से चीन ने हमारे साथ विद्रोह करा दिया। 20 साल वो विद्रोह युद्ध चलता रहा।
भारत में जो काम करने वाले नक्सलवादी है, इनको पास आया कहां से नक्सलवाद? ये चीन ने एक्सपोर्ट किया था, नक्सलवादी वृद्धि। और कुछ साल पहले वो नक्सलवादी एक दिन अचानक उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान पर बड़ा भारी जलसा किया और अपने आप को बोला हम माओवादी हैं। नक्सलवादी माओवादी चले। ये माओवाद आया कहां से? माओ से तुम के नाम से जो चीन के राष्ट्रपति थे, सर्वोसर्वा थे। ये इतनी मक्कारी का काम किया है इन लोगों ने। और इनके आज भी माओवादियों के जो समर्थक हैं, हमारे यहाँ पुलिस की कस्टडी में है, वो जेल में है, हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो छत्तीसगढ़ वगैरह में काम करते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये चाल चीन ने हमारे खिलाफ चढ़ी है। और आज भी भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीन की तारीफ करते हैं, चीन के पक्ष में लेख लिखते हैं, टेलीविजन पर चर्चाएं करते हैं और ये बोलते हैं भारत की सरकार को, आप चीन से संबंध सुधारिए। हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि इंच इंच कट जाएंगे हम, इंच इंच कट जाएंगे हम, भूमि एक इंच ना देंगे। और यही हुआ गलवान में, जो हमारे 20 शहीदों ने अपना आत्म बलिदान किया, एक इंच भी चीन को अंदर नहीं आने दिया। हमें इस पे विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कहां तक वो दूसरे की जो है गुलामी ढूंढेंगे हम। और इसलिए हमें इन सब के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि यदि हमने नहीं किया तो मेरी जो पीढ़ी है, जो आज शासन में लोग बैठे हुए हैं, वो हमारी तरुण पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करेंगे। मैं पिछले 30 साल से कुरान का अभ्यास करता हूँ, 30 साल से अभ्यास कर रहा हूँ कुरान का। आपको आश्चर्य होगा, ये तो पंडित आदमी है, महाराष्ट्र में पैदा हुआ, महाराष्ट्र का रहने वाला, इसको कुरान पढ़ने की क्या आवश्यकता है? मैं इसलिए उस कुरान पर अभ्यास कर रहा हूं कि कुरान में जिहाद शब्द कहां पर है, आतंकवाद कहां पर है। जिहाद शब्द जो है पूरे कुरान में केवल 21 बार आता है और उस जिहाद का मतलब होता है बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत, आत्मशुद्धि। दैट इज द मीनिंग ऑफ जिहाद। पर उसी को धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर जिहादी युद्ध शुरू कर दिया है, आतंकवाद फैला दिया है। कश्मीर में मारे गए लोग हैं और पाकिस्तान ने इस युद्ध को प्रोत्साहन दिया है। जिहादी पैदा करते हैं वो, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, छोटी छोटी स्कूलों में पढ़ते हैं, तीसरी चौथी क्लास से, उनको उस समय से ही वो जिहादी वृत्ति की तरफ ले जाते हैं। और जब वो 11, 12, 13 साल के बड़े हो जाते हैं, उनके हाथ में बंदूक दे देते हैं और बोलते हैं आप हिंदुस्तान में जाइए, वहां जिहाद कीजिए। ये मक्कारी वृत्ति उन लोगों की है। अन्यथा जिहाद जो है वो, जैसे हम लोग गीता में बोलते हैं, रामायण में बोलते हैं, आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन, ये करने वाली बात है। मैंने अपने जीवन में, अभी मेरी तीसरी पीएचडी कर रहा हूं मैं, 2 पीएचडी ऑलरेडी मेरी हो चुकी है पूरी, और तीसरी जो पीएचडी है उसका विषय है मनोवैज्ञानिक युग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन 21st सेंचुरी, द रोल ऑफ मीडिया। मनोवैज्ञानिक और माहिती का युद्ध, इसमें समाचार माध्यमों की भूमिका क्या होती है। टेलीविजन सेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये तमाम इनके द्वारा आपकी मानसिकता पर आक्रमण किया जाता है। टीवी के माध्यम से आपको गलत बातें बताई जाती हैं, वर्तमान पत्रों में गलत लोग छिपाते हैं, पाओगे तुम्हारे पास चलते, अगर आपको देखना है तो। आपकी मानसिकता पर आक्रमण किया जा रहा है। आप क्या खाना खाएंगे, आप टीवी देख के बोलते हैं, कौन से पिज्जा चाहिए, कौन सा आपको सॉफ्ट, ये सब आप पर दान पड़ रहा है। और वो मेरे पीएचडी का विषय है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना जो संरक्षण है आपको ही करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। और इसके लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, उन्नति करना पड़ेगी, आपको अच्छी नौकरी मिल कर जाना पड़ेगा, औद्योगिक बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। और ये बात जो है
वो चीन को पसंद नहीं है। विश्व में करीब करीब 180 देश ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आने वाले समय में भारत ही विश्व को मार्गदर्शन करेगा। शिकागो में 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी, आई कैन सी इंडिया राइजिंग, मैं भारत का उत्थान देख रहा हूं। यह स्वप्न उनने उस समय देखा था और उनका नाम था नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र। एक नरेंद्र ने वो घोषणा की थी कि मैं भारत का उत्थान देख रहा हूं, उन्नति देख रहा हूं, उत्कर्ष देख रहा हूं। दूसरा नरेंद्र उस स्वप्न को साकार करने की कोशिश कर रहा है, भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जा रहा है, भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा है, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर है, स्वावलंबन के मार्ग पर है और विश्व में एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भारत को उभारने का कोशिश कर रहा है। तो एक नरेंद्र जो था, उन्होंने स्वप्न देखा था, आई कैन सी इंडिया राइजिंग, और दूसरा नरेंद्र जो है उस स्वप्न को साकार करने की प्रयत्न कर रहा है। स्वप्न वो नहीं होते हैं जो हम रात को नींद में देखते हैं। स्वप्न वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते तब तक जब तक कि आप उन सपनों को पूरा ना कर लें। ड्रीम्स आर नॉट दोज which you see when you are sleeping. Dreams are those which don't let you sleep till you have converted your dream into reality. और इसलिए हमारे शासन का जो प्रयत्न चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, शक्तिशाली भारत, आर्थिक शक्ति से संवेदनशील भारत और विश्व में विश्व गुरु के रूप में उभरने वाला भारत। पिछले साल 26 जनवरी के समय पर पूर्व एशिया के 11 राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आए थे परेड देखने के लिए। 11 2019 में, और शाम को जब राष्ट्रपति भवन में भोज होता है उनके सम्मान में, उन्होंने अपने अपने भाषण में कहा था कि इस पूरे क्षेत्र में भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो हमें प्रगति योग की ओर ले जाएगा, जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, जो हमें विपत्तियों से बचाएगा। ये 11 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ने बोला है राष्ट्रपति भवन में। ये अपेक्षा उनकी भारत से है और हमारे ही देश में पैदा हुए, यहीं जन्मे हुए लोग, यहीं पर बड़े होने वाले लोग, यहीं का राशन खाने वाले लोग, यहीं का पानी मिला और इसी राष्ट्र के साथ मक्कारी करने वाले राष्ट्रद्रोही बोलते हैं भारत का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य का अंधकारमय भविष्य है। यदि ये वास्तविकता है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? अंधकार अगर भविष्य है तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं लोगों को? यह आपकी पीढ़ी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपके साथ झूठा बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, और ये आपने नहीं होने देना है। आज विश्व में सबसे बड़ा युवा वर्ग जो है वो भारत में है। 35 करोड़ के करीब करीब युवा वर्ग है जो विद्यार्थी हैं। आज विश्व में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बच्चियां जो हमारी बेटियां हैं वो भारत में हैं। विश्व की सबसे बड़ी संख्या ग्रेजुएट बच्चियों की वो भारत में है। क्या ये वास्तविकता हमको कोई बताता है? हमको बोलता है आप तो अंगूठा छाप हो, आप तो अनपढ़ हो, आप तो निकम्मे हो। फिर ये सब कहां से आते हैं? आप भारत की शक्ति पर अभ्यास कीजिए। आप आने वाले समय में विश्व भारत को एक अपेक्षात्मक दृष्टि से देख रहा है और हमें उस संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। आज से 3 साल पहले क्या कभी आपने सोचा था कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा? योग जो है ये भारतीय संस्कृति में है। आज पूरे विश्व में, जहां तक कि मिडिल ईस्ट जो है, मध्य पूर्व एशिया, जहां मुस्लिम संप्रदाय का राज्य करते हैं लोग, वो भी अभी योगा कर रहे हैं। दुबई में तो मंदिर बन रहे हैं वहां पर। ओमान हुआ,
सऊदी अरेबिया इन राष्ट्रों में योग अभ्यास शुरू हो गया है। यूरोप में 7 राष्ट्र ऐसे हैं जहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में संस्कृत पढ़ाई जाती है, क्योंकि संस्कृत जो पढ़ते हैं बच्चे हैं, जो बोलते हैं, उससे उनका उच्चारण अच्छा होता है, संस्कृत शब्द के उच्चारणों से। यूरोप में ये हो रहा है और हम यहाँ बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो खाली, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। हिंदी बोलना भी हम शर्म बात करते हैं, संस्कृत की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, क्योंकि संस्कृत भाषा है, आपको संस्कृति सिखाती है और संस्कृति आपको संस्कार सिखाती है। ये किसी भाषा में होता है? कोई है विश्व में ऐसी भाषा जो भाषा आपको संस्कृति और संस्कार सिखाती है? That is the only language in the entire world. And for this reason, the whole world has now started learning Sanskrit. ये वास्तविकता है और आपने इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए एक कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है भारत में, तो हम उसका एक बवंडर खड़ा कर देते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए। आप स्वयं अपने यहाँ पर हाथ रखिए और सोचिए आपका भविष्य कौन बनाएगा। इसमें आपकी ही भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डिग्री आपको कॉलेज में मिल जाएंगी, लेकिन नॉलेज आपको ही इस्तेमाल करने में। डिग्री नॉलेज नहीं देती आपको, आप इसमें पढ़िए। कोई भी विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जो है, कोई भी वाइस चांसलर ये लिख के नहीं देता है कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल शेखरकर को ज्ञान दे रहा हूं। वो बोलते हैं आई अवार्ड डिग्री ऑफ बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, जो कुछ भी डिग्री दे रहे हैं। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो हमें ही एकत्र करना पड़ता है। Nobody can give you knowledge. You have to acquire knowledge. और इसलिए जिस शताब्दी में हम लोग हैं, उस शताब्दी में बुद्धिमत्ता का विश्वास ज्यादा है। 19th century was the century of power. जिस राजा महाराजा के पास घोड़े, गाड़ियां, हत्ती थे, उन्होंने राज्यों पर कब्जा किया, युद्ध किया, उस युद्ध के माध्यम से लोगों को गुलाम बनाया, गुलाम बना करके उनका शोषण किया, उनका पैसा खा लिया और राज्य किया। 20th सेंचुरी, 20वीं सदी, जिसमें आपका जन्म हुआ है, मुझे नहीं लगता जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं किसी का जन्म 2001 के बाद हुआ होगा। आप सब उसके पहले पैदा हुए थे, मैं भी उसी शताब्दी में था। 20वीं सदी जो थी, दैट वाज द सेंचुरी ऑफ मनी पावर। पैसे के भरोसे पर आपने आदमी खरीद लिए, आपने चरित्र खरीद लिया, आपने जमीनें खरीद ली, आपने सब कुछ कर लिया, राज शासन खरीद लिए, एमएलए खरीद लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीद लिए, मंत्रियों को आपने खरीद लिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जो आप पैसे के बल पर नहीं खरीद पाए। दुनिया में कुछ राष्ट्रपति भी हो गए हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया। ईश्वर की कृपा थी, भारत में हम थोड़ा बच गए, लेकिन हमारे यहाँ भी बिकने वाले लोग बन गए हैं। सो 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ मनी पावर। 21वीं सदी, इसमें आपका भविष्य बनेगा। आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या अर्जन कर रहे हैं, आप बड़े बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। 21वीं सदी जो है, ये गुणवानों की सदी है। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज पावर। जितने आप बुद्धिमान होंगे, जितना आपका नॉलेज ज्यादा होगा, उतने ही आप शक्तिमान बनेंगे। उस नॉलेज के आधार पर आप पैसा कमाएंगे, उस पैसे के आधार पर आप शक्ति लाएंगे, शस्त्र लाएंगे, उद्योग खड़े करेंगे। इसलिए आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप गुणवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, चरित्रवान बनिए, और तभी आप धनवान बनेंगे। और जब अगर एक बार आप धनवान बन गए, तो पहलवान तो अपने आप बन जाएंगे आप, उस पैसे के माध्यम से। So improve your knowledge power, and the entire knowledge is confined to 11 inches in this. 5 इंद्रियां होती है हमारी। Your ability to see, hear, smell, nose, touch, lip and speak, taste. कोई छठवीं इंद्रिय है किसी के पास? ये तमाम इन 11 इंच के ऊपर में है
और ये मस्तिष्क में रहती है। यदि आपने इन इंद्रियों का इस्तेमाल ठीक से कर लिया तो आप विश्व में बड़े से बड़ा काम कर पाएंगे। ये इंद्रियों का युग है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्र, राघवेंद्र, देवेंद्र और नरेंद्र। ये सब इंद्रियों पर जो काबू करते हैं उनका युग होता है, उन इंद्रियों का युग है। और आपको भी उस तरह से काम करना पड़ेगा, तभी आप चीन सरी के शत्रु देश से आप मुकाबला कर पाएंगे, वरना ये खा जाएंगे हमको। फिर दोबारा मैं चीन पर आता हूं आपकी बात के लेकर के। चीन जो है ये अपनी संस्कृति बाहर भेजता है, नॉलेज। आपका जितना भी मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ है, ये सब चीनी माध्यमों से चलते हैं। जो कुछ भी आप संवाद करते हैं, आप जितने मर्जी भी सीक्रेट बात कर लीजिए, वो सर्वर सब वहां चीन में लगे हुए हैं, सब सुनते हैं वो। आप कितनी भी सीक्रेट बात कर लीजिए, सब सुनते रहते हैं। और किसका इस्तेमाल किसके खिलाफ कहाँ करना है, वो निर्णय वो लोग करते हैं बैठ के। आपकी आर्थिक शक्ति पर कैसे आघात किया जाए, ये चीन डिसाइड करता है। चीन को जो हम बड़ा बड़ा बोलते हैं, चीन की सैनिक शक्ति का आधार क्या है? चीन की जो सैनिक शक्ति है वो आती कहां से है? वो आती है चीन की औद्योगिक शक्ति से, चीन की आर्थिक शक्ति से। चीन की आर्थिक शक्ति का आधार क्या है? चीनी सामान का निर्यात, मोबाइल फोन, जो कुछ भी आप जितना भी है सब चीनी। अभी गणपति उत्सव होने वाला है भारत में, वो गणपति की मूर्ति प्लास्टिक की है, वो चीन में बन के आती है। दिवाली आएगी, लक्ष्मी पूजन जो आप करते हैं वो चीन में बन के आती है। आप फटाके चलाते हैं, चीन में बन के आते हैं। आप दिए लगाते हैं, चीन में बन के आते हैं। तो प्लास्टिक की लक्ष्मी हम खरीदते हैं और हमारी सही लक्ष्मी चीन में चली जाती है। यदि आपने चीन की इस उद्दंडता को, इस मगरमच्ची को कम करना है तो चीन से आने वाली चीजों को आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। चीन की आर्थिक शक्ति पर आपने आघात करना पड़ेगा। जब आर्थिक शक्ति नहीं होगी तो चीन की औद्योगिक शक्ति भी कम पड़ेगी। दुनिया के लोग एकत्र हो रहे हैं, चीन का निर्यात बंद हो जाएगा। यदि आर्थिक शक्ति और औद्योगिक शक्ति बन गई तो चीन की जो मगरूरी है, घमंड जो है, सैन्य शक्ति है, ये अपने आप तबाह हो जाएगी। आपके जीवन काल में शायद हो सकता है, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे मालूम नहीं, आपके ही जीवन काल में चीन का विघटन होने वाला है। जैसे सोवियत यूनियन का हुआ था, यही हाल आने वाले 10 वर्षों में चीन का भी होगा। चीन का विभाजन हो जाएगा। तिब्बत जो है अलग हो सकता है, सिंकियांग अलग हो जाएगा, मंचूरिया अलग हो जाएगा, हांगकांग निकल जाएगा चीन के हाथ से। फिर चीन एक छोटा सा टापू बन के बैठ जाएगा। ये आपके जीवन काल में होगा। तो आप ध्यान में रखना कि जो मैंने आपको कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, किसी ने कहा है और ये मेरा आपसे निवेदन फिर भी है, हो सकता है मैं उस साल के बाद मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, नहीं रहूंगा इसमें, परंतु मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं और आप इसे ध्यान से सुनिए कि है हमें अगर प्यार तो, है हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, है हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरे रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्रीयता, आपकी आने वाली पीढ़ियां, ये रहना चाहिए। आप भारत हैं, व्यक्ति भारत है। जब भारतीय होंगे तभी भारत रहेगा। तो है हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, शत्रु चाहे चीन हो, शत्रु चाहे पाकिस्तान हो, शत्रु भारत के बाहर का हो, चाहे शत्रु भारत के अंदर वाला भी हो, ये गद्दार लोग, मकार लोग जो रोज भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जंग हमारी जारी रहेगी तेरी बर्बादी तक, ये हमारे बीच में रहने वाले लोग। इस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, ये सत्य सहना सीख ले। और इसलिए राष्ट्र की शक्ति को
बढ़कर दिखाना चाहिए रे, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारत की शक्ति को मैं बड़ा करना पड़ेगा, और ये आपको ही करना पड़ेगा काम, ये और कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा ये। और इसलिए आप अच्छा पढ़िए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे बनिए, अच्छे लोगों के संसर्ग में आइए और गलत चीज़ों को भारत से निकालिए। आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, उत्कर्ष भारत, उन्नतिपूर्ण भारत, उज्जवल भारत, ये तमाम आप करेंगे और आपकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ये होगा। ये आप अपने मित्रों को ये बात पहुँचाइए, प्यार से बात कीजिए, झगड़ा करने से कोई काम नहीं होगा यहाँ। एक और बात आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ इसी माध्यम से, और वो है कि हमारे बीच में बहुत से ऐसे मक्कार लोग हैं जो भारत को तोड़ने पर बड़े उतर। हमारी एक संस्कृति होती है, हम अपने बड़े लोगों के पास जाते हैं तो उनके चरण पूजते हैं, हम नमस्कार करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद देते हैं, वो बोलते हैं आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, चरित्रवान भव, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग ऐसे मक्कार लोग हैं जो दूसरों के चरण छूते इसलिए कि मेरे को टिकट दे दो, कौन फलानी पार्टी का, मुझे एमएलए बना दो, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, मुझे मिनिस्टर बना दो, मुझे लाइसेंस दे दो, मुझे नौकरी दिला दो। ये इसलिए छूटते, और जैसे ही उनका काम खत्म होता है वो आपकी पीठ में छुरा भोगने को तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए ये मेरी ऐसी मान्यता है कि चरण छू के ये आचरण बेच देंगे, चरण छू के ये आचरण बेच देंगे, मान बेच देंगे, सम्मान बेच देंगे, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब कुछ बेचने को तैयार हैं। मान बेच देंगे, सम्मान बेच देंगे, धरा बेच देंगे, धरा यानी जमीन, पृथ्वी, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे यानी आकाश। कोयले की खदानों का में जो घोटाला किया था, किसने किया था? वो पैसे लेके किसने बेची थी? वो भी तो धरा ही है ना। कोयला आकाश से तो नहीं गिरता है, वो तो जमीन से ही निकलता है। और उन खदानों का गलत रूप से जो है आवंटन करके लोगों ने अरबों रुपया कमा लिया। 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ है, आपके जितने भी मोबाइल फोन वगैरह चलते हैं, लैपटॉप, ये सब जो चल रहा है, इंटरनेट, ये काहे पे चल रहा है? कोई कनेक्टिविटी तो है नहीं है, ये स्पेक्ट्रम के माध्यम से चल रहा है। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ यहाँ कोरेगांव पार्क में बैठ के, आपके विद्यार्थी मित्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। कोई लाइन है, कोई टेलीफोन है, ये तमाम स्पेक्ट्रम के माध्यम से आप तक पहुँचता है। और ये स्पेक्ट्रम पिछली सरकार ने बेच दिया था, अरबों रुपए कमा लिए। तो चरण छू के ये आचरण बेच देंगे, मान बेच देंगे, सम्मान बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कश्मीर को आतंकवादियों के हाथ में किसने बेचा? पाकिस्तान समर्थित लोगों के हाथों में किसने भेजा? हमारे कश्मीरी भाई बहनों को किसने वहां से विस्थापित किया? ये मानसिकता आई कहां से? कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। और इसीलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, कि बुद्धि के पुजारी, विवेक के पुजारी, कलम के पुजारी, न्याय के पुजारी, अगर सो गए तुम तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जंग हमारी जारी रहेगी। हम इस तरह की मानसिकता लोगों में भर रहे हैं, और आपने इस पर नियंत्रण लाना पड़ेगा। भारत के आने वाले भविष्य को आप ही संभालेंगे, आप ही सुधारेंगे, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और भारत जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग काम नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन आप पर ये जिम्मेदारी बढ़ती है। हमारे आप हैं, तरुण मित्र हैं, हमारी बच्चियां जो काम कर रही हैं, आप यदि शिक्षण में हैं, आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा आपको आज
विश्व में कई राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है, वहां राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के थे। कनाडा में तो 6-6 मंत्री हैं भारतीय हैं। मलेशिया का जो संरक्षण मंत्री है भारतीय है। सिंगापुर में मंत्री जो हैं वो भारतीय हैं। ब्रिटेन की जो होम मिनिस्टर है वो भारतीय है, महिला है। और अमेरिका के 2 राष्ट्रपति, एक भूतपूर्व एक वर्तमान, उन्होंने कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय होगा, माने भारतीय मूल का होगा। भारत के प्रति उनका इतना सम्मान है। आज भी एक महिला जो थी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नामांकन करने की बात सोच रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति। विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई ऐसा भूभाग ही नहीं है जहां भारतीय लोग नहीं हैं। Every 6 person on this earth is an Indian and 50% of them are ladies. ये हमारी शक्ति है, ये हमारी पहुंच है। तो इसीलिए मैंने चीन की बात की आपसे, पाकिस्तान के बारे में बात की, संरक्षण के बारे में बात की, भारत के भविष्य के बारे में बात की और आपके भविष्य के बारे में बात की। हो सकता है जो कुछ भी मैंने आपसे निवेदन किया है इस पर आप विचार कीजिए। यदि आप समझते हैं कि मैं आपसे सही बोल रहा हूँ, इस पे कुछ करना चाहिए, तो आप सोचिए इस बात को, इसको चरितार्थ में लाइए। मैं भी आपकी तरह आज विद्यार्थी हूँ, मेरे जीवन की तीसरी पीएचडी कर रहा हूँ मैं। लोग हंसते हैं कई बार मेरे पर, अरे क्या करोगे बुढ़ापे में बात करके। मैं बोला पढ़ता हूँ मैं, और जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे पता लगता है कि इस विषय के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, जो अपने आप को बुद्धिमान लोग बोलते हैं। तो इस पर सोचिए आप। आपका एक बार फिर धन्यवाद। आप ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आप बड़े बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने, आयुष्मान बने और भारत का नेतृत्व करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।